हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मेंडल लॉ पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में हमने मेंडल का फर्स्ट लॉ देखा था। हमने देखा था कि मेंडल के फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि जब हमने देखा कि मेंडल ने एक टॉल पौधे का एक ड्वार्फ पौधे के बीच क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में उन्हें सभी लंबे पौधे निकले। तो इससे मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब दो विपरीत गुणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में केवल एक ही गुण दिखाई देता है, यानी एक ही ट्रेट दिखाई देता है या एक ही कैरेक्टर दिखाई देता है। तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखाई देता है उसे हम प्रभावी कैरेक्टर दिखाई कहते हैं। जैसे टॉल कैरेक्टर यहाँ दिखाई दे रहा है, और जो कैरेक्टर नहीं दिखाई देता जैसे कि बौनेपन का कैरेक्टर जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है उससे हम कहते हैं अप्रभावी कैरेक्टर। डोमिनेंट को प्रभावी को कहते हैं डोमिनेंट एंड अप्रभावी को कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। यानी टॉलनेस का कैरेक्टर जो है वो ड्वार्फनेस पर क्या है, प्रभावी है, डोमिनेंट है। यानी ड्वार्फ का कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, और टॉलनेस क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। और इसके पीछे का उन्होंने कारण भी बताया कि जो F1 जनरेशन होता है उसके जो पौधे होते हैं उसमें दोनों जीन पाए जाते हैं, लंबापन का भी जीन और बौनेपन का भी जीन। लेकिन लंबापन का जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, ये लंबे पौधे का जीन जो है बौने पौधे के जीन पर प्रभावी हो जाता है। इसीलिए F1 जनरेशन में सभी पौधे क्या होते हैं, लंबे होते हैं। जनरली हम देखते भी हैं कहीं भी कि जब दो लोग होते हैं, दो लोगों में जो डोमिनेंट होता है उसी की चलती है, जो डोमिनेंट नहीं होता उसकी नहीं चलती। तो यहाँ भी है जो टॉलनेस है वो ड्वार्फनेस पर क्या है, डोमिनेंट है। इसीलिए F1 जनरेशन में सभी पौधे क्या होते हैं, लंबे होते हैं। इसी को कहते हैं मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आइए अब हम समझते हैं मेंडल का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने पहले टॉल पौधे और ड्वार्फ पौधे के बीच क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है, हम जानते हैं कि जब जो पॉलिनेशन जो परागकण हम कहते हैं वो जब एक पौधे से उड़ करके दूसरे पौधे पे जाता है। पॉलिनेशन परागकण हम जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है। जो परागकण मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकल करके दूसरे पौधे के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंचता है, तब उसी को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यानी यहाँ जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से परागकण जो है निकल करके कहाँ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाता है। और परागकण में हम जानते हैं क्या होता है, स्पर्म होते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होते हैं, ओवम होते हैं। तो स्पर्म प्लस ओवम का फ्यूजन होता है और जाइगोट बन जाता है, जिससे क्या, और स्पर्म अगर टॉलनेस का स्पर्म है तो यहाँ कैपिटल T होगा, और यहाँ क्या है ड्वार्फ पौधे के ये फीमेल बॉडी पर गया तो यहाँ क्या होगा, स्मॉल t होगा। तो यहाँ जाता है और इस तरह से कैपिटल T स्मॉल t स्ट्रक्चर बन जाता है, जीनोटाइप बन जाता है, और पौधा कैसा हो जाता है, हेट्रोजाइगस हो जाता है। लेकिन दोबारा मेंडल ने क्या किया, यहाँ मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन किया। यानी सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है कि मटर का पौधा जो है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो एक ही सेम फ्लावर में होते हैं। यानी एक ही फ्लावर होता है, उस पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जैसा कि हमने कहा कि हम कार्पेल कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जाता है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जाता है, जिसको हम स्टेमन कहते हैं। और फिर जब ये स्टेमन में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। जो परागकण कहाँ चले जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चले जाते हैं, यहाँ अंदर चले जाते हैं। यहाँ ओवम होता है, और ओवम से परागकण में जो स्पर्म होते हैं उनका फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट बन जाते हैं। इसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहले मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, क्योंकि वहां उन्हें दो कैरेक्टरों के बीच में क्रॉस कराना था, इसीलिए वहां क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। अब इन्होंने क्या किया, जो सभी लंबे पौधे बने उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया। यानी जो लंबा पौधा जब मेल पार्ट था उसमें भी जो जीनोटाइप कैसा था, कैपिटल T स्मॉल t, और जो फीमेल पौधा था उसमें भी जीनोटाइप कैसा था, कैपिटल T स्मॉल t। तो ऐसे दोनों पौधों के बीच इन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो आइए देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन का निष्कर्ष क्या निकला। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जैसा कि हमने देखा, सेल्फ पॉलिनेशन में दो प्लांट नहीं होते, सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट होते हैं। तो यहाँ कैपिटल T स्मॉल t हम क्या दिखा दे रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
यहाँ जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी जो प्लांट बना, लंबा पौधा बना, उसकी सभी सेल्स में जो है यही जीन थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, उसमें भी यही जीनोटाइप था, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन हमने बताया कि जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाते हैं, तो जीन भी हाफ हो जाता है, यानी एक जीन दूसरे गैमेट में, एक जीन दूसरे गैमेट में चला जाता है। तो यहाँ क्या होंगे, दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। एक गैमेट होगा जिसमें कैपिटल टी होगा, एक गैमेट होगा जिसमें स्मॉल टी होगा। तो फ्रेंड्स, मेल में जो है दो प्रकार के स्पर्म बनेंगे, उसी तरह फीमेल में जो है दो प्रकार के ओवम बनेंगे। एक ओवम में क्या होगा, कैपिटल टी होगा, एक ओवम में क्या होगा, स्मॉल टी होगा। अब हम आइए इनका फ्यूजन देखते हैं कि फ्यूजन जो है यहाँ पर चार तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि वो स्पर्म जिसमें डोमिनेंट जीन हो वो ऐसे फीमेल ओवम के साथ मतलब फ्यूज कर सकता है जिसमें डोमिनेंट जीन ही हो, यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी का फ्यूजन हो सकता है। यहाँ कैपिटल टी क्या है, स्पर्म है, तो डोमिनेंट जीन का जो स्पर्म है वो डोमिनेंट जीन वाले ओवम से फर्टिलाइज कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल टी हो जाएगा। ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये स्पर्म जो है इस प्रकार के ओवम से फ्यूज कर सके जिसमें क्या हो, रिसेसिव एलील हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है इसका ये वाला गैमेट इसके इस वाले गैमेट से फ्यूज कर ले, तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही एलील क्या हो, रिसेसिव हो, यानी स्मॉल टी। तो मेंडल ने क्या किया कि जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो जब मेंडल ने F1 जनरेशन के सभी पौधों में क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो F2 जनरेशन में यानी सेकेंड पीढ़ी में उन्हें दो तरीके के पौधे मिले, यानी यहाँ उन्हें लंबे पौधे से 3 लंबे पौधे मिले। जैसे कि हम देख सकते हैं ये पौधा भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा। लेकिन एक उन्हें बौना पौधा मिला। ये बौना पौधा क्योंकि इसमें दोनों एलील कैसे हैं, रेसेसिव है। ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रेसेसिव है, और ये दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस हैं। तो अगर हम लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात देखें तो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं हम जीनोटाइप का रेशियो देखें, इसको हम कहते हैं लंबापन और बौनापन को जब हम देखते हैं तब इसको हम कहते हैं फिनोटाइप। लेकिन जब हम जीन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि पौधा तो लंबा है या तो बौना है, लेकिन उसमें जीन कैसे हैं, क्या दोनों जीन एक जैसे हैं या एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, होमोजाइगस। हम कैपिटल टी ये है होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। उसी तरह कैपिटल टी स्मॉल टी ये हेट्रोजाइगस हैं। और उसी तरह स्मॉल टी जो है ये भी होमोजाइगस है, लेकिन ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस है, और ये जो है ये भी होमोजाइगस रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव। तो यानी जीनोटाइप के आधार पर हम देख रहे हैं 3 तरीके के पौधे मिलते हैं, तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:2:1। 1 क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 क्या है, हेट्रोजाइगस है, और 1 क्या है जो होमोजाइगस रेसेसिव है। यानी फिनोटाइप का अगर रेशियो देखें तो 3:1 आता है। इसका मतलब होता है 3 पौधे लंबे हैं और 1 पौधा बौना है। लेकिन जब जीनोटाइप रेशियो देखते हैं तो एक पौधा ऐसा है जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 ऐसे हैं जो हेट्रोजाइगस है, यानी इसमें दोनों एलील है, और एक पौधा क्या है, होमोजाइगस है लेकिन रेसेसिव है, यानी दोनों क्या है उसमें रेसेसिव एलील हैं। तो इस तरीके से फिनोटाइप का रेशियो 3:1 है, और जीनोटाइप का रेशियो जो होता है 1:2:1। जीनोटाइप क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसमें जो करेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कौन सा है। तो ये कैपिटल टी यानी पौधा लंबा है, ये इसका फिनोटाइप हो गया, और इसमें दोनों क्या है, कैपिटल टी है, ये इसका जीनोटाइप हो गया। उसी तरह जो हेट्रोजाइगस प्लांट है ये क्या है, लंबा है, ये इसका फिनोटाइप हो गया, लेकिन इसमें एक जीन लंबापन का है, एक जीन बौनेपन का है, ये इसका जीनोटाइप हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब मेंडल ने F1 जनरेशन के पौधों में सेल्फ क्रॉस कराया तो उन्हें जो है F2 जनरेशन में क्या मिले, 3 लंबे पौधे मिले और एक क्या हुआ, बौना पौधा मिला। यानी लंबे पौधे से उन्हें बौना पौधा मिला।
तो इस अपने प्रयोग से मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला कि अभी तक उन्होंने देखा था कि जो ये रिसेसिव एलील था जब डोमिनेंट एलील के साथ था तो ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाया था, लेकिन जब यहाँ ये रिसेसिव एलील के साथ मिल गया तो ये अपना एक्सप्रेशन दे पाया, यानी पौधा क्या हुआ, बौना हो गया। तो इस आधार पे मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो विपरीत गुणों के जीन्स होते हैं या एलील्स होते हैं वो चाहे कितने भी लंबे समय के लिए एक साथ क्यों न रहें, लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। यानी ऐसा नहीं है कि दोनों जीन एक दूसरे में मिक्स हो जाते हों। उन्होंने बताया चाहे कितने भी लंबे समय के लिए एक दूसरे के साथ रहें, ये दोनों जीन मिक्स नहीं होते और गैमिट निर्माण के समय ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये दोनों जीन कैपिटल टी अलग हो गया स्मॉल टी से। इस प्रकार यहाँ भी देखते हैं ये दोनों अलग हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि जो रेसेसिव एलील था स्मॉल टी था, मतलब जो रेसेसिव एलील्स होते हैं वो जब होमोजाइगस जो डोमिनेंट के साथ होते हैं तब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन जब किसी रेसेसिव एलील के साथ आते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। इसी को कहा जाता है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि दो विपरीत गुणों वाले एलील जो हैं चाहे जितने भी लंबे समय के लिए साथ रहते हों, लेकिन ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। गैमिट निर्माण के समय ये दोनों जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण, यानी डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन से पृथक्करण हो जाता है। इसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो ये रिसेसिव एलील था जब तक डोमिनेंट एलील के साथ था तब तक इसका इफेक्ट नहीं दिखा था, लेकिन जब ये रिसेसिव एलील किसी दूसरे एलील के साथ मिल जाता है, यानी जब दोनों एलील क्या हो जाते हैं, रिसेसिव होते हैं, तब ये अपना प्रभाव दिखा देता है। इसी को कहते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ रिसेसिव एलील। यानी जो डोमिनेंट एलील है वो पेयर में हो तब भी पौधा लंबा होगा, वो अकेले हो तब भी पौधा लंबा होगा, लेकिन पौधा बौना हो तब होगा जब दोनों एलील क्या हो, रेसेसिव हो, यानी जब होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन हो। ठीक, तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप फ्रेंड्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो विपरीत गुणों वाले जीन्स, यानी हम कह लें डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन, चाहे जितने समय के लिए एक साथ रहते हो, लेकिन जब गैमेट का निर्माण होता है ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद जो रेसेसिव एलील होता है जब किसी रेसेसिव एलील से मिलता है तो ये अपना प्रभाव दिखा देता है, यानी इसकी जो क्वालिटी थी बौनेपन की वो खत्म नहीं होती। जब ये किसी बौनेपन के एलील के साथ मिलता है तो ये अपना प्रभाव दिखा देता है, यानी इसकी क्षमता जो है उनमें कोई कमी नहीं आती। गैमेट जो है यहाँ हम देख सकते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं वो प्योर होते हैं। जो प्लांट होता है उसमें दोनों जीनोटाइप होते हैं, इसीलिए प्लांट को हम इम्प्योर कहते हैं, लेकिन गैमेट क्या है, शुद्ध है, क्योंकि गैमेट में क्या है, एक ही प्रकार के जीन हैं। इसीलिए मेंडल के सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, यानी इसमें गैमेट जो होते हैं वो शुद्ध बने रहते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, यानी जब दो अपोजिट प्लांट के बीच क्रॉस कराया जाता है तो प्लांट भले ही इम्प्योर हो जाता है, यानी उसमें दोनों जीनोटाइप आ जाता है, लेकिन जो गैमेट्स बनता है उसमें जो होता है एक ही जीन होता है, यानी गैमेट जो होता है पूरी तरीके से प्योर होता है। इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।